ट्रैक 9A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 68 से पन्ना नंबर 74 तक इकाई 9 का रिकॉर्डिंग किया गया है। इकाई 9, दो विश्व युद्धों के बीच ब इंटू ब्रैकेट जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध ब्रैकेट कंप्लीट। मुद्दा स्मरणीय बिंदु 19 है। पहला, हिटलर व मुसोलिनी दोनों ही वर्साय की संधि से असंतुष्ट थे तथा इसके विरोधी थे। दूसरा, जर्मनी में जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी की स्थापना ईस्वी सन 1919 में हुई। 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में क्रमशः हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। 4, हिटलर यहूदियों का सख्त विरोधी था। वह उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का कारण मानता था। 5, हिटलर 1934 में जर्मनी का राष्ट्रपति बना। 6, इटली में मुसोलिनी ने स्वयं सेवकों का संगठन बनाया। संगठन के सदस्य काली कुर्ती पहनते थे, अतः उन्हें ब्लैक शर्ट कहा जाता था। 7, फांसीवादियों ने मुसोलिनी के नेतृत्व में 27 अक्टूबर ईस्वी सन 1922 को रोम में मार्च किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। 8, ईस्वी सन 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। 9, 1 सितंबर 1939 ईस्वी सन को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। 10 मई 1940 ईस्वी सन को जर्मनी ने हॉलैंड, बेल्जियम, लक्सेमबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 10 मई 1940 ईस्वी सन को इटली ने जर्मनी के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। 7 दिसंबर ईस्वी सन 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। 31 जनवरी ईस्वी सन 1943 को सोवियत संघ में जर्मन सेना के कमांडर जनरल पार्सर ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1943 के बाद फांसी ताकतें सभी मोर्चों पर हारने लगी। 15, इटली की पराजय के बाद 28 अप्रैल ईस्वी सन 1945 को मुसोलिनी को फांसी दे दी गई। 16, हिटलर ने 2 मई 1945 को बर्लिन में आत्महत्या कर ली। 17, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 18, युद्ध के बाद जर्मनी का 2 भागों पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी में विभाजन कर दिया गया। और 24 अक्टूबर ईस्वी सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मुद्दा पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, क्या आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को उदारवादी व्यवस्था मानेंगे? अपना कारण भी स्पष्ट करें। उत्तर, हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उदारवादी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ हर वयस्क नागरिक को निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है तथा जो भी दल सत्ता में होते हैं वे संविधान के अनुसार शासन संचालन करते हैं। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता को हर 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता है। सरकार नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। नागरिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। प्रश्न दूसरा, भ्रष्टाचार उदारवादी व्यवस्था को किस प्रकार कमजोर बताता है? उत्तर, उदारवादी व्यवस्था में धनी व्यक्ति धन बल के द्वारा अपना प्रभाव जमा लेते हैं, जिसके कारण उदारवादी व्यवस्था में
भ्रष्टाचार फैलने लगता है और उदारवादी व्यवस्था अपने लोकतांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। प्रश्न तीसरा, फांसीवादी विचारधारा को किन वर्गों ने समर्थन दिया होगा? मध्यम और छोटे किसान, संगठित मजदूर वर्ग, दुकानदार, बेरोजगार, युवा। उत्तर, मध्यम और छोटे किसान, बेरोजगार, युवा व दुकानदार ने फांसीवादी विचारधारा को समर्थन दिया होगा। प्रश्न 4, संगठित मजदूर आंदोलन के प्रति फांसीवादियों का क्या रवैया था? उत्तर, फांसीवादी किसी भी प्रकार के संगठित आंदोलन के विरुद्ध थे। वे केवल एक दल, एक व्यक्ति की सत्ता में विश्वास रखते थे, अतः उन्होंने इस प्रकार के सभी संगठन प्रतिबंधित कर दिए थे। प्रश्न 5, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फर्क देख पाते हैं? उत्तर, राष्ट्रवाद एक देश के लोगों की वह भावना है जिसके द्वारा वे एक सीमा में रहने वाले लोगों से जुड़े हैं, जिनका एक समान इतिहास व संस्कृति होती है तथा वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। अति राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का बिगड़ा हुआ रूप है। जब किसी देश के लोग केवल अपने राष्ट्र के बारे में ही सोचते हैं तथा दूसरे राष्ट्र को नष्ट कर देना चाहते हैं, तब राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाता है। फांसीवादी ताकतें अति राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थी। प्रश्न 6, फांसीवादी लोग देश के अंदर किस प्रकार एक मत विकसित करना चाहते थे? बातचीत और सबकी जरूरतों के लिए जगह बनाकर या अन्य तरीकों से? उत्तर, फांसीवाद एक मत तो विकसित करना चाहते थे, लेकिन उनके तरीकों में बातचीत और सबकी जरूरतों की जगह नहीं थी। वे युद्ध, उन्माद और ताकत के दम पर व्यवस्था बनाना चाहते थे। वे राज्यों को असीमित शक्ति देकर अपने हल सब पर थोपना चाहते थे। प्रश्न 7, फांसीवादी दल लोकतंत्र की जगह क्या लाना चाहते थे? उत्तर, फांसीवादी दल लोकतंत्र विरोधी थे। वे लोकतंत्र की जगह एक दल और एक व्यक्ति के शासन की तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। प्रश्न 8, महिलाओं के प्रति फांसीवादियों का क्या विचार था? उत्तर, फांसीवादी महिलाओं को घर के अंदर सीमित रखना चाहते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को बच्चे पैदा करना और घर संभालना चाहिए और समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए। प्रश्न 9, एक लोकतंत्र और फांसीवादी तानाशाही में आप क्या फर्क जान पा रहे हैं? उत्तर, कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स हैं। पहला, लोकतंत्र सबकी सहमति पर आधारित व्यवस्था है, जबकि फांसीवादी तानाशाही में एक दल एवं विचारधारा का ही वर्चस्व था। दूसरा, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। फांसीवादी तानाशाही में एक ही विचारधारा की सत्ता होती है। तीसरा, लोकतंत्र में निर्णय आम सहमति में होते हैं। फांसीवादी तानाशाही में निर्णय सर्वोच्च सत्ताधारी ही करते हैं। 4, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होती है। फांसीवाद में लोगों को ऐसी कोई आजादी नहीं होती। और 5, लोकतंत्र में सरकार के निर्णय का विरोध करने वालों को कोई सजा नहीं दी जाती। तानाशाही में सरकार के निर्णय का विरोध करने की इजाजत ही नहीं होती। फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। प्रश्न 10वां, मुसोलिनी और हिटलर की रैलियों के चित्रों में क्या समानता व अंतर जान रहे हैं? उत्तर, समानताएं कुल मिलाकर 4 हैं। पहली, दोनों की रैलियों में विशाल जन समुदाय उपस्थित है। 2, दोनों ही रैलियां अति राष्ट्रवाद का चरमोत्कर्ष है। तीसरा, हिटलर व मुसोलिनी दोनों की रैलियों से स्पष्ट है कि दोनों को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। और 4,
दोनों ही रैलियों का उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। और असमानताएं 4 हैं। पहली, हिटलर की रैली में विशाल जनसमूह अनुशासित और व्यवस्थित दिख रहा है। दूसरा, मुसोलिनी की रैली में जनसमूह अपेक्षाकृत कम व्यवस्थित और अनुशासित दिख रहा है। तीसरा, हिटलर की रैली में हिटलर को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा रहा है, जबकि मुसोलिनी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और 4, मुसोलिनी की अपेक्षा हिटलर अधिक प्रभावी और शक्तिशाली वक्ता लग रहा है। प्रश्न 11, पिछले पाठ के आधार पर याद करें कि वर्साई संधि में ऐसी क्या बातें थी जो जर्मनी के लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती होगी। उत्तर, वर्साई की संधि का उद्देश्य जर्मनी की सैनिक शक्ति को प्रतिबंधित करना था, क्योंकि मित्र राष्ट्र जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी मानते थे। जर्मनी के साथ इसमें प्रतिशोध की भावना से अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया था, ताकि उसे स्थायी रूप से शक्तिहीन बनाया जा सके। इस संधि द्वारा मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भूप्रदेश तथा व्यावसायिक क्षेत्र तथा उसके उपनिवेश छीनकर उसे पंगु बना दिया। उस पर युद्ध हर्जाना इतना अधिक थोपा गया कि उसे चुकाना जर्मनी के लिए असंभव था। जर्मनी से उसके सबसे समृद्ध क्षेत्र अल्सास तथा लॉरेन छीनकर फ्रांस को दे दिए गए। उसकी सेना की संख्या घटाकर 1 लाख तक सीमित कर दी गई। सेना में बड़े जहाज रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संधि की यह भी बातें जर्मनी के लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थी, अतः जर्मनी अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए हिटलर ने प्रतिशोध स्वरूप आक्रामक नीति अपनाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। प्रश्न 12, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी। उत्तर, 1933 में सत्ता प्राप्त के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। नाजी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों एवं ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर नाजी पार्टी अथवा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो यानी गुप्तकर पुलिस एवं एसडी यानी सुरक्षा सेवा जैसी नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण किया गया तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। प्रश्न 13, 1933 से लेकर 1945 तक यूरोप के यहूदी बच्चों पर क्या बीती होगी? वे क्या महसूस कर रहे होंगे? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, 1933 से 1945 तक यूरोप में नस्ल के आधार पर यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार किए गए। उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। माता पिता को उनके बच्चों से अलग कर यातना शिविरों में रखा गया। बाद में उन्हें मार डाला गया। इन सारी प्रक्रियाओं से बच्चों पर भारी मुसीबतें टूट पड़ी थी। बच्चे अपने माँ बाप, परिवार व भाई बहनों से बिछड़ गए। एक बार बिछड़ने के बाद
वे फिर कभी अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए। इससे बच्चों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चे के अपने माँ बाप और परिवार के बिना जीवन जीना कितना कष्टमय रहा होगा। कई बच्चे इस विद्रोह के कारण मारे गए होंगे। लाखों बच्चे बिछड़ने के बाद कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए होंगे। प्रश्न 14, नस्लवाद के विचार में ऐसा क्या था कि उसने जर्मनी लोगों में दूसरे लोगों के प्रति इस कदर अमानवीय व्यवहार को उकसाया? उत्तर, मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी नस्लवादी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस विचार का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े रहने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है और जर्मनी की भी समस्याओं का कारण है। यहूदी विरोधी विचारों ने नाजी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। यहूदियों एवं जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई एवं इसे अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। 9-10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरे जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना गृहों को तहस नहस कर दिया गया। प्रश्न 15, पहले एवं दूसरे विश्व युद्धों की तुलना करें और बताएं दोनों में जो हथियार उपयोग किए गए उनमें क्या अंतर थे और दोनों में जो जानमाल की हानि हुई उसमें क्या अंतर था? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया तथा द्वितीय विश्व युद्ध ईस्वीसन 1939 से ईस्वीसन 1945 तक लड़ा गया। उन दोनों ही युद्धों में हथियारों के उपयोग एवं जानमाल से संबंधित अंतर निम्नलिखित 3 थे। पहला, हथियारों के उपयोग का अंतर। 1, प्रथम विश्व युद्ध में यद्यपि पनडुब्बियों, हवाई जहाजों, टैंकों आदि का प्रयोग और रासायनिक गैसों का प्रयोग भी हुआ था, फिर भी प्रथम विश्व युद्ध की अधिकांश लड़ाइयां आमने सामने लड़ी गई। 2, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक मशीन गनों एवं युद्ध पोतों का प्रयोग हुआ था, जिनका प्रयोग एक देश की सेना ने दूसरे देश की सेना के विरुद्ध किया था। और 3, प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा द्वितीय विश्व युद्ध में अधिक घातक हथियारों का प्रयोग किया गया। हवाई जहाजों से बम वर्षा आम बात थी। सबसे बड़ा अंतर था कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया। और दूसरा, जान माल के नुकसान से संबंधित अंतर 3 है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में जहां अधिकांश मारे जाने वाले लोग सैनिक थे, द्वितीय विश्व युद्ध में आम लोग बड़ी मात्रा में मारे गए थे। 2, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और इससे कहीं अधिक लोग घायल हुए थे। और 3, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 करोड़ 25 लाख सैनिक मारे गए थे और लगभग 5 करोड़ सामान्य नागरिक मारे गए थे। 2 करोड़ 50 लाख लोग अकेले हिरोशिमा और नागासाकी में ही मारे गए थे। केवल सोवियत संघ के ही 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। प्रश्न 16, क्या आपने अकाल के बारे में सुना है? अकाल में लोग किस तरह जीते हैं? अपने बुजुर्गों से पता करके कक्षा में चर्चा करें। उत्तर, हाँ, हमने अकाल के बारे में सुना है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। जब सिंचाई और भंडारण की सुविधाएं देश में नहीं थी, उस समय जिस वर्ष मानसून धोखा देता था, उसी वर्ष अकाल पड़ जाता था। अकाल में फसलें खराब होने से अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाती है, जिसका सबसे अधिक असर गरीबों और किसानों पर पड़ता है। हजारों लोग अकाल में भूख के कारण मर जाते थे। अगर अकाल के दौरान कोई बीमारी फैल गई
तो वह महामारी का रूप धारण कर लेती थी। आजादी से पहले अकालों के कारण लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे, क्योंकि उपनिवेशिका सरकार अकाल के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए कुछ नहीं करती थी। अब अगर हमारे देश में अकाल पड़ता है तो जान का नुकसान उतना नहीं होता, क्योंकि सरकार उससे बचने के उपाय करती है तथा लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाती है तथा बीमारी से बचने हेतु आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराती है। प्रश्न 17। युद्ध का किसानों और व्यापारियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, इसका क्या कारण है? आपको समझ आ रहा है? उत्तर, युद्ध के दौरान पड़ने वाले अकालों के कारण किसान बर्बाद हो गए, क्योंकि अकाल के कारण उनकी फसलें खराब हो गई और फसलें खराब होने से उनकी आय के साधन समाप्त हो गए। इसके विपरीत व्यापारियों को युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने का मौका मिल गया, क्योंकि व्यापारियों ने अनाज को गोदामों में जमा करके रखा था। मांग बढ़ने पर वे उसे ऊंची कीमत पर बेचकर अधिक मुनाफा कमाने लगे। इस प्रकार भारतीय व्यापारियों ने युद्ध की वजह से बढ़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए। और प्रश्न 18। 1945 में जर्मनी विभाजित हुआ, पता करें वह क्या आज भी विभाजित है? उत्तर, 1945 में जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। आगे चलकर यह विभाजन स्पष्ट रूप से दो देशों के रूप में उभर कर आया। पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार बनाकर इसे भी दो भागों में बांटा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था, अतः पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के प्रयास भी होते रहे। अंततः 3 अक्टूबर 1979 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब जर्मनी एक है और उसकी राजधानी बर्लिन है। मुद्दा, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, इनमें से गलत वाक्यों को छांटे और इन्हें सुधार कर लिखे। 1. द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। 2. 1945 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उत्तर, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 3. फांसीवादी बहुदलीय व्यवस्था के विरोधी थे। उत्तर, वाक्य सही है कि फांसीवादी बहुदलीय व्यवस्था के विरोधी थे। 4. संगठित मजदूर फांसीवादी आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक थे। उत्तर, फांसीवादी संगठित मजदूर आंदोलन के विरोधी थे। और 5. द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का समर्थन किया। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. डैश इटली का फांसीवादी तानाशाह था, हिटलर, स्टालिन या मुसोलिनी? उत्तर, मुसोलिनी इटली का फांसीवादी तानाशाह था। 2. हिटलर ने 1933 में डैश कानून द्वारा सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। विकल्प, अग्नि अध्यादेश, यहूदी अध्यादेश या अधिकार अध्यादेश? उत्तर, हिटलर ने 1933 में अग्नि अध्यादेश कानून द्वारा सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। 3. जर्मनी की सेना को पहली बार डैश में हार का सामना करना पड़ा, बर्लिन, स्टालिनग्राद या सिंगापुर? उत्तर, जर्मनी की सेना को पहली बार स्टालिनग्राद में हार का सामना करना पड़ा। 4. जर्मनी, इटली और डैश मिलकर धुरी देश कहलाए, जापान, फ्रांस या रूस? उत्तर,
जर्मनी, इटली और जापान मिलकर धुरी देश कहलाए। और 5, यहूदियों के लिए 1948 में डैश देश की स्थापना हुई, जापान, फ्रांस या इस्राइल। उत्तर, यहूदियों के लिए 1948 में इस्राइल देश की स्थापना हुई। प्रश्न तीसरा, इन प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दे। पहला, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्ति वाले लोगों की क्या दशा थी? उत्तर, विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी के कारण छोटी संपत्ति वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित थे। किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। छोटी संपत्ति वाला वर्ग उदारवाद व साम्यवाद दोनों का विरोध कर रहा था। दूसरा, हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए? उत्तर, हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिए थे कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कर वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध लेकर जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा। तीसरा, जर्मनी ने पोलैंड के लोगों से विजय के बाद कैसा व्यवहार किया? उत्तर, पोलैंड पर विजय के बाद वहां के अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोगों, शिक्षकों आदि को चुन चुनकर मार डाला गया ताकि पोलैंड को कोई नेतृत्व न दे सके। फिर किसानों को उनके गांवों से निकालकर शिविरों में रखा गया, जहां उन्हें दासों की तरह बेच दिया गया। उनके गांवों में जर्मन लोगों को बसाया गया। 4, 1943 में बंगाल के अकाल का क्या कारण था? उत्तर, 1943 में सरकार द्वारा अनाज की खरीदी के कारण अनाज का अभाव उत्पन्न हो गया था। इस कारण अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। व्यापारी मौके का फायदा उठाकर मालामाल हो रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाकर लोगों को बचाया जा सकता था। अगर उपनिवेशी शासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और 5, जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया? उत्तर, मित्र देशों ने 1945 में जर्मनी और इटली पर विजय प्राप्त कर ली थी। अतः अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न 4, फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है? विस्तार से समझाइए। उत्तर, फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में निम्नलिखित 7 अंतर है। पहला, फासीवादी तानाशाही तथा एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करते थे, जबकि लोकतांत्रिक उदारवाद संवैधानिक शासन में विश्वास करता था। दूसरा, फासीवाद में चुनाव का कोई महत्व नहीं था। शासन का सर्वोच्च एक व्यक्ति होता था, वही सब निर्णय लेता था। जबकि लोकतांत्रिक उदारवाद चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करना चाहते थे। तीसरा, फासीवादी तानाशाह निरंकुश थे, वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। जबकि लोकतांत्रिक उदारवादियों के अनुसार सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती थी। 4, फासीवाद में शासकों का बनाया हुआ कानून ही चलता था, जबकि लोकतांत्रिक उदारवाद में सारा कामकाज कानून के अनुरूप होता था। 5, नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं, राज्य सर्वोच्च है और नागरिक राज्य के लिए है, फासीवाद मानते थे। जबकि लोकतांत्रिक उदारवाद में नागरिक अधिकारों को संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है। 6, फासीवाद में एक व्यक्ति और एक दल के शासन में विश्वास था, जबकि लोकतांत्रिक उदारवाद में बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन करते थे। और 7, फासीवाद लोकतंत्र के विरोधी थे, जबकि लोकतांत्रिक उदारवाद लोकतंत्र के समर्थक थे।
प्रश्न 5, हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था? उत्तर, हिटलर कहता था कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए पूर्वी यूरोप के लोगों का सफाया करके उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। उसका कहना था कि गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य है जो गुलाम बनने के ही लायक है। इसी सिद्धांत के आधार पर वह अंततः पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जब वे दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे तो उन देशों की संपदा का दोहन कर पाएंगे और इससे हर जर्मन का जीवन स्तर बेहतर होगा। जर्मन सैनिकों को यह बताया गया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं जो जर्मन नस्ल के आगे टिक नहीं पाएंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। प्रश्न 6, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? उत्तर, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में निम्नलिखित 4 अंतर हैं। पहला, राष्ट्रवाद एक सामान्य भावना है। एक देश के लोग जो निश्चित भौगोलिक सीमा में रहते हैं तथा उनकी भाषा, संस्कृति आदि समान होती है और वे एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। जबकि अति राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद का उग्र रूप है, जिसमें एक देश के लोग अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते हैं तथा दूसरे देशों में अपना विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद अपने देश के विकास पर जोर देता है तथा अन्य राष्ट्रों की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करता है, जबकि अति राष्ट्रवादी विश्व में अपने ही राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते हैं। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद से दूसरे देशों एवं लोकतंत्र, राजनैतिक दलों एवं संगठनों का विकास होता है, जबकि अति राष्ट्रवादी हिंसा और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते हैं। और चौथा पॉइंट, राष्ट्रवाद से विश्व शांति को कोई खतरा नहीं है, जबकि अति राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए खतरा है। प्रश्न 7, आप कल्पना करें कि आप एक यहूदी बालक या बालिका है। आप और आपके परिवार पर 1933 और 1945 के बीच क्या गुजरी, इस पर एक कहानी लिखे। उत्तर, मेरा नाम निकोलस है। ये उस समय की बात है जब मैं केवल 10 वर्ष का था। मैं जर्मनी के वॉन नगर में रहता था। मेरी बड़ी बहन एनी थी, जो उस समय 1934 में 13 वर्ष की थी। मेरे माता पिता एक खुशहाल मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे। पिता की वॉन में ग्रोसरी की दुकान थी। इसमें पिताजी के अलावा 3-4 लोग और काम करते थे। कभी कभी मेरी माँ भी दुकान पर बैठा करती थी। 1934 में ही नवंबर महीने की बात है। एक दिन बहुत से लोग पुलिस जैसी ड्रेस में आए और मेरे पिताजी को पकड़कर ले गए। कुछ दिनों बाद मेरी माँ और दीदी को भी पकड़कर ले जाया गया। उसके बाद मेरा पिताजी, माँ और बहन से फिर कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि मेरे पिता को यातना शिविर में रखा गया है तथा माँ और बहन को अलग अलग यातना शिविर में रखा गया है। 1940 के बाद मुझे अपनी बहन, माँ और पिता की कोई खबर नहीं मिली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि माता पिता और बहन को यहूदी होने के कारण मार दिया गया है। उस दिन से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं बिना किसी दोष के अनाथ कर दिया गया। प्रश्न 8, आपके अनुसार जर्मनी के हारने के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर, अगस्त 1942 में जर्मनी के सैनिकों ने रूस के नगर स्टालिनग्राद को घेर लिया। वहां 5 महीने से अधिक लड़ाई चली। स्टालिनग्राद के नागरिकों ने नगर की रक्षा में सैनिकों का साथ दिया। फरवरी 1943 में
लगभग 90,000 जर्मन अफसरों और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में जर्मनी को कुल मिलाकर 3 लाख लोगों को खोना पड़ा। इस लड़ाई ने युद्ध की धारा ही मोड़ दी। इसके बाद जर्मनी संभल नहीं सका। इस प्रकार रूस अभियान में असफलता जर्मनी की पराजय का सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं ने जर्मनी को घेर लिया था, अतः मित्र राष्ट्रों की संगठित शक्ति भी जर्मनी की पराजय का कारण बनी। पूर्व से सोवियत सेना तथा पश्चिम से अन्य मित्र राष्ट्रों की फौजें जर्मनी के निकट आती रही थी। 12 मार्च ईस्वी सन 1945 को सोवियत सेनाएं बर्लिन में घुस गई। उस दिन सुबह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने 7 मई ईस्वी सन 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। संपूर्ण यूरोप में 5 मई को युद्ध समाप्त हो गया। प्रश्न 9। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो वह लोकतंत्र के विस्तार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया में तेजी से लोकतंत्र का विकास हुआ। अगर जर्मनी इस युद्ध में जीत जाता तो दुनिया में फांसीवादी ताकतों का वर्चस्व स्थापित होता और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म नहीं हो पाता और पूरा विश्व तानाशाही ताकतों के अधीन होता। जर्मनी की जीत के कारण लोकतंत्र का विस्तार अवरुद्ध हो जाता। और प्रश्न 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्या यह उचित था? अपने विचार लिखें। उत्तर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 50 थी। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता 5 देशों को दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन को। इन 5 ही देशों को विशेष अधिकार यानी वीटो दिया गया था ताकि कोई एक देश इस संस्था पर अपनी मनमानी न कर सके। साथ ही शक्ति संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी। उस समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या केवल 50 थी, यह व्यवस्था उचित थी। लेकिन अब जब सदस्य देशों की संख्या 3 गुना से अधिक हो चुकी, तो विशेषाधिकार प्राप्त देशों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त होता है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।